पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज नब्बान चलो मार्च निकाला। बंगाल में सचिवालय का नाम नब्बान है, इसलिए बीजेपी ने इसे नब्बान चलो अभियान नाम दिया। पूर्वी मिदनापुर, कोलकाता और हावड़ा में ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और पुलिस के साथ भी प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया और पत्थरबाजी की। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे और कई जगह लाठी चार्ज भी किया। हमारा इसमें सर फूट गया, इसमें हाथ में भी देखिए। ऐसा एक राजनेता का साथ ऐसा व्यवहार। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा भड़काने का काम किया, पत्थरबाजी की और पुलिस पर हमला किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की अदालत के फैसले पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अदालत को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट और बयान के जरिए फैसले पर अफसोस जताते हुए अदालत पर अपने ही नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से दंगा भड़केगा और बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ेगा। बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उसका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अदालत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्पसंख्यकों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाए, इसीलिए सरकार कड़ाई के साथ 1991 के कानून का पालन कराए। माननीय न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए और जो फैसला आया है सही आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए क्या कहेंगे सर, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए वो उनका विषय है, अब उनको अगर न्यायालय पर भरोसा नहीं है इसलिए वो चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। जिला स्तर पर सर्वे टीम निजी मदरसों की सभी जानकारी जुटाएगी, लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर एक बार फिर जमीयत उलेमाए हिंद और विपक्ष ने ऐतराज जताया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक वर्ग को टारगेट कर रही है। सर्वे गलत है, सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका RSS के स्कूलों का होना चाहिए। वहीं यूपी के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर जल्द ही उत्तराखंड सरकार रणनीति बनाएगी। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर समेत देश में 33 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष खालिद जहांगीर और कंट्रोलर अशोक कुमार समेत दूसरे आरोपियों के यहां हुई। ये छापेमारी जम्मू से लेकर श्रीनगर, हरियाणा, यूपी, गुजरात और कर्नाटक में की गई। आरोपियों में शिक्षा से जुड़े अधिकारियों से लेकर पुलिस और दूसरे विभागों के लोग भी शामिल हैं। आरोप है कि 27 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर पुलिस की SI भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को परीक्षा से पहले ही 20 से 30 लाख रुपए में कुछ लोगों को बेच दिया गया था। 4 जून को जब परीक्षा का परिणाम आया तब उसके बाद गड़बड़ी का खुलासा हुआ। कुल 1200 पदों के लिए 95,000 से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में प्रचार के दौरान बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। मेधा पाटकर को आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के दावों से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने तंज किया कि क्या बीजेपी सोनिया गांधी को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं भाजपा वाले, उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर इशारों में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीत पाएंगे। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद और गरबा पंडाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा जरिया बन चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति गरबे में अपनी पहचान छिपा कर न आए। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को ID कार्ड देखकर ही एंट्री दें। आयोजकों को इसे तय करना चाहिए।
यदि उनके कुरान, उनकी धर्मशास्त्र उनको अनुमति देती है मूर्ति पूजा की, तो उनका स्वागत है। आप मनोरंजन के लिए ना आए? और मनोरंजन के लिए ना आए, सही एकदम बात आपने कह दी। कांग्रेस ने उषा ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की बातों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। कांग्रेस ने मंत्री से माफी मांगने के लिए कहा। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलने के बाद बेंगलुरु में अब अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सुबह बुलडोजर की मदद से कई इलाकों से अवैध निर्माण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान घरों, दुकानों और सोसाइटी के बाहर बने अतिक्रमण हटाए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बनी सभी इमारतें हटाई जाएंगी और अवैध निर्माण को हटाने में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के वक्त कई जगहों पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों में कहासुनी भी हुई। बेंगलुरु में महज कुछ दिनों की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया था। इसी से सीख लेते हुए प्रशासन ने हर उस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है जिसकी वजह से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचता हो। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं तनाव वाले इलाके से पीछे हट गई हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। सैनिकों के पीछे हटने की 5 दिन की प्रक्रिया के तहत पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर अस्थायी बुनियादी ढांचों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच 8 सितंबर को 16वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसी बातचीत में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से सेनाओं की वापसी पर सहमति बनी थी। इसके साथ ही डेमचौक और डेपसांग क्षेत्रों में गतिरोध को हल करने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति देखने को नहीं मिल रही।